अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और कल हमने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स देखा था। आगे चलते हैं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड रह गया, अभी ख़त्म हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में तीन केसेस थे। एक था प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये पी एंड एल के लिहाज से ये थे। अच्छा, पी एंड एल के लिहाज से। तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स थे। प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट और लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू सेम तरीके से रिकॉर्ड होता है। तो रेवेन्यू किस तरह रिकॉर्ड होता था कि टोटल रेवेन्यू, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी, उस पे वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग लगाते थे और माइनस कर लेते थे कि अगर पिछले सालों में कोई रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये रेवेन्यू होता था प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का भी और लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का भी। सही हो गया। और कॉस्ट किस तरह निकलती थी प्रॉफिट मेकिंग की? कॉस्ट टिल डेट माइनस प्रीवियस ईयर कॉस्ट। बट अगर क्वेश्चन में कॉस्ट टिल डेट नहीं दी हुई, टोटल कॉस्ट दी हुई है, तो उस टोटल कॉस्ट पे वर्क इन प्रोग्रेस लगा लो, सिंपल। तो कॉस्ट टिल डेट बन जाएगी वो। बट लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट पहले नहीं लिखोगे। लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट पहले नहीं लिखोगे, पहले लिखोगे लॉस की अमाउंट। रेवेन्यू सेम तरीके से, रेवेन्यू का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, बट लॉस पहले से आपने कैलकुलेट किया हुआ होगा, वो लिखोगे तो कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर होगी। सही हो गया। और नो प्रॉफिट नो लॉस वाले कॉन्ट्रैक्ट में कॉस्ट कितनी लिखी जाती है? कॉस्ट टिल डेट, क्योंकि खर्चा तो लग चुके हैं, तो वो पी एंड एल में जाना चाहिए। तो हमने अब रेवेन्यू कितना लेके जाना है? तो उतना रेवेन्यू लेके जाना है जो पी एंड एल में नो प्रॉफिट नो लॉस बन जाए। तो जितनी कॉस्ट टिल डेट है उतना ही रेवेन्यू लिखना है। रेवेन्यू कौन सा होगा? कॉस्ट टिल डेट वाला ही। क्योंकि आपको पहले से ही उम्मीद किया है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो जितना खर्चा हुआ है बस समझो उतनी ही इनकम हुई है। सही हो गया। तो इसमें रेवेन्यू बैलेंसिंग फिगर है। आप पहले ये लिखोगे, इसके क्वेश्चन में कॉस्ट टिल डेट दी हुई होगी, ये लिखोगे तो ये बैलेंसिंग फिगर होगा। तो बैलेंसिंग फिगर क्या कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कि जो कॉस्ट है वही रेवेन्यू है, बस। बैलेंसिंग फिगर को छोड़ो, जो कॉस्ट है वही रेवेन्यू है। सही हो गया ना? ये कल वाला टॉपिक था। और एस में क्या जाता है? तो उसके लिए प्रॉफिट और लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखना, बस डायरेक्ट आंसर निकालना। सही हो गया। अब रेवेन्यू टिल डेट किस तरह निकलता है? तो जिस तरह प्रॉफिट मेकिंग और लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू निकाला है, वैसे टोटल रेवेन्यू इनटू वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? रेवेन्यू टिल डेट के इतना हम अभी तक कमा चुके हैं, तो उसमें से हासिल कितना कर चुके हैं। तो अगर कम हासिल की है तो पॉजिटिव आंसर आया ना। अगर बिल कम है
तो इसका मतलब है हमने कम हासिल की है, हमें कम मिले हैं पैसे। तो फ्यूचर में हमारा क्या है, एक एसेट है, हम इकोनॉमिक बेनिफिट उससे लेंगे कस्टमर से, इस कॉन्ट्रैक्ट को सेल आउट करके। बट अगर हमने ज्यादा उससे ले लिया, अगर हमने कस्टमर से बिल ज्यादा का ले लिया, हमने कमाया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमने कम की है, रेवेन्यू कम है, बट बिल्स हमने ज्यादा दे दिए हैं उसको, तो हमने उससे ज्यादा पैसे एक तरह से ले लिए होंगे, डिमांड कर ली होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कि हमने उससे ज्यादा पैसे ले लिए हैं बट हमने अभी इतने कमाए नहीं है, हमने फ्यूचर में परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस सेटिस्फाई करनी है, उसकी ऑब्लिगेशन है हमारे ऊपर, लाइबिलिटी है। सही हो गया। तो ये एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट बना हुआ है, तो प्रैक्टिस करते हैं इसकी आज। एमटीक्यू है तुम लोगों की कैप्टन की किट में बेली, और इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, सही है। सबसे पहले टोटल प्राइस दी हुई है, इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट आएगी। फिर वर्क इन प्रोग्रेसेस भी आप लोगों को दिए हुए हैं, सही हो गया, और अमाउंट्स बिल्ड भी दी हुई हैं। तो सब कुछ तो दिया हुआ है, वो जो मर्जी पूछ ले। सबसे पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या करना होता है, ये देखो कि कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग। तो हमारे पास 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। टोटल कॉस्ट, तो हमें ये पता लग गया कि पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट मेकिंग है, तीसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट मेकिंग है, दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग है। सही हो गया। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते थे, इनके वर्क इन प्रोग्रेस फाइंड करते थे। तो गाइज वो भी उसने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। मैंने तुम लोगों को इस लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में सबसे पहली बात क्या बताई थी, कि रेवेन्यू का क्वेश्चन कैश मार्क्स होंगे, सही है, इजी क्वेश्चन होगा। टॉपिक ये लंबा था, लेंथी था, बट इसके क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। अब देखते हैं वो मांग क्या रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट 1 में व्हाट रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन रिलेशन टू कॉन्ट्रैक्ट 1। कॉन्ट्रैक्ट 1 आप लोगों को पता है प्रॉफिट मेकिंग है। तो कॉन्ट्रैक्ट 1 का रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड होगा। टोटल रेवेन्यू है कॉन्ट्रैक्ट 1 का 10,000, और 80% उसकी प्रोग्रेस हो चुकी है। सॉरी, ये 8,000 आंसर है, सही है, 8,000। सही हो गया। तो 8,000 जो है ना आंसर आता है। 10,000 का 80%, 8,000। ये 8,000 पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि देखो ये 10 मिलियन है। 10 मिलियन का 80% 8 मिलियन होता है। तो 8 मिलियन में 6 जीरोस, तो आप 8,000 लिखोगे, 3 जीरोस कॉमन उसने लिए हुए हैं, तो 8 मिलियन बनता है। सही हो गया। आसान तरीन क्वेश्चन था ये, रेवेन्यू पूछ रहा था एक प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का।
कॉन्ट्रैक्ट 2 का कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछ रहा है। अब हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट 2 लॉस मेकिंग है। लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट कितनी लिखी जाती है? उसका रेवेन्यू उतना ही लिखा जाता है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट 1 में लिखा जाता है। सेम क्राइटेरिया। लॉस पूरा लिखा जाता है, कॉस्ट होती है बैलेंसिंग फिगर। तो आपसे वो ये पूछ रहा है तो निकालते हैं। कॉन्ट्रैक्ट 2 का रेवेन्यू निकाल लो पहले, उसका लॉस निकाल लो, तो आ जाएगी कॉस्ट। तो लॉस तो हमने पहले से निकाला हुआ है। रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू को देखकर निकाल लेते हैं। ये दिया हुआ टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू को देखकर निकाल लेते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस भी दी हुई है। टोटल रेवेन्यू है 8,000, 3 जीरोस कॉमन लेके 8 मिलियन। उसका 60% प्रोग्रेस हो चुकी है। तो 4.8 मिलियन आपका रेवेन्यू हो गया और आपको 2 मिलियन का लॉस चाहिए। तो कॉस्ट कितनी लिखोगे 6.8 मिलियन की? सही हो गया। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट 3 का एसओएफपी में क्या रिकॉर्ड होगा? तो रेवेन्यू टिल डेट इसका भी फाइंड कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू है 4 मिलियन और प्रोग्रेस हुई हुई है 25%। तो 4 मिलियन का 25% कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है तो 1 मिलियन रेवेन्यू हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें से 1 मिलियन हमने कमा तो लिए हैं 4 मिलियन में से, बट हमने उससे पैसे कितने ले लिए हैं? 0.8 मिलियन। सही हो गया गाइस? ये क्वेश्चन करने हैं आप लोगों ने, बट रूल्स याद करके करने हैं, सही है? तो फिर फायदा होगा। ये क्वेश्चन पढ़ो, इसमें डिफरेंट केसेस हैं। आप जो अभी तक हमने वो शुरू वाले लेक्चर में पढ़ा था, पहले दूसरे लेक्चर में, ये वो वाले केसेस हैं। क्वेश्चन जल्दी से देख लो। क्रैग नाम से ये एमटीक्यू है और ये कैप्लन का ही एमटीक्यू है। ये स्पेशल एमटीक्यू नहीं है, बट प्रैक्टिस तो करनी है हमने।
तो क्रैग सोल्ड एंड इंस्टॉल्ड अ लार्ज आइटम ऑफ मशीन। ओके, अब क्रैग भाईजान ने मशीन बेची है। सही हो गया, और सिर्फ बेची नहीं है, इंस्टॉल भी की है। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट में, और ये कितने का कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है, और किस दिन किया है? सही हो गया। और इस प्राइस में सिर्फ ये दोनों शामिल नहीं है, वो कह रहे हैं इस प्राइस में एक और चीज भी शामिल है। क्या? सही हो गया, इस प्राइस में 2 साल सर्विसेज भी शामिल है गाइस। और वो कह रहे हैं कि 2 साल सर्विस वैसे जो हम सेल करते हैं ना, जिसकी वैल्यू, जिसकी अहमियत 2,40,000 है, और ये जो इंस्टॉलेशन हमने उसको की है ना, इसकी मालियत कितने की है? तो मशीन की ऑटोमेटिकली वैल्यू निकल आती है, कितनी है वैल्यू? 290, तो ये 610, 510। सही हो गया। तो उसने एलोकेट करके आपको पहले से ही वैल्यूज दे दी हैं। सही हो गया है ना। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया। तो गाइस इसने पहले से ही एलोकेट करके दी हुई है। आप लोग ये देख लो कि किस डेट को हमारा हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। इस दिन शुरू हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट। सही है। तो मशीन की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन उसी वक्त हमने सेटिस्फाई कर दी होगी, इंस्टॉलेशन की हमने उसी वक्त कर दी होगी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई। बट इसकी पूरी उस साल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हुई होगी। ये जो 2 साल सर्विस है, इसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी सेटिस्फाई उसी साल नहीं हुई होगी जिस साल हमने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये देखो क्या पूछ रहे हैं आपसे पहले पैराग्राफ से रिलेटेड। हाउ मच शुड द शुड बी रेवेन्यू इन क्रैग्स, हाउ मच शुड बी रिकॉर्डेड इन क्रैग्स रेवेन्यू। सही हो गया। किस चीज के रिलेटेड? लार्ज मशीनरी सेल से रिलेटेड। और किस डेट पे? ठीक कॉन्ट्रैक्ट करने के 2 महीने बाद। तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट करने के 2 महीने बाद कितना रेवेन्यू लिखा जाएगा? मशीन का पूरा लिखा जाएगा, इंस्टॉलेशन का भी पूरा लिखा जाएगा गाइस। बट 2 साल सर्विस का सिर्फ 2 मंथ्स का लिखा जाएगा। 2 साल में 24 मंथ्स हैं, 24 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 20 बन जाता है। तो 510 प्लस 50 प्लस 20। सही हो गया गाइस। जल्दी से क्वेश्चन नंबर, ये पैराग्राफ नंबर 2 देखो। इसमें कह रहे क्रेग ने एज अ एजेंट भी एक काम किया है कोई स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, और उस पे उसको क्या मिलता था हमेशा क्रेग को? 10% कमीशन। तो वो कह रहे क्रेग के रेवेन्यू में एक चीज शामिल है। तो क्रेग ने एक रेवेन्यू लिखा हुआ है गाइस, तो उससे गलती हो सकती है शायद ये रेवेन्यू लिखने में। एजेंसी जब भी अपना रेवेन्यू लिखेगी वो सिर्फ कमीशन अपना रेवेन्यू लिख सकती है। तो उसने क्या लिखे देखते हैं। वो कह रहे कि रेवेन्यू इंक्लूड्स,
अब जब भी आप एजेंट होते हो, आप अपने क्लाइंट से पैसे लेते हो, तो वो सारे के सारे पैसे आपका रेवेन्यू नहीं होता। और उसने क्या किया कि वो पैसे लेके ठीक है 6 मिलियन अपने रेवेन्यू में लिख दिया। गाइस देखो, क्रैक को 6 मिलियन अपने क्लाइंट से मिले थे ना, तो उसको 6 मिलियन रेवेन्यू में नहीं लिखना चाहिए था। उसको सिर्फ रेवेन्यू ही कितना लिखना चाहिए था। बाकी एजेंसी के लिए और कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं थी। तो जीपी फिर भी कितना आना था, जितना उसने लिखा हुआ है। तो उसने अपना प्रॉफिट कोई ओवरस्टेट या अंडरस्टेट नहीं किया हुआ। बट प्रेजेंटेशन जरूरी है। और प्रेजेंटेशन में एजेंसी के लिए रेवेन्यू सिर्फ वो कमीशन लिख सकता है बस। बात समझ आ रही है नहीं आ रही आपको? तो अब वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इस पे, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन है। वो कह रहे व्हाट एडजस्टमेंट नीड्स टू बी मेड टू रेवेन्यू। रेवेन्यू में कितनी एडजस्टमेंट करोगे? वो टोटल एडजस्टमेंट नहीं पूछ रहा किसी चीज की, वो सिर्फ रेवेन्यू की पूछ रहा है। वो कह रहे हैं आप ऐसा क्या करोगे बच्चों कि ये 6 मिलियन हट जाए और ये लिखा जाए। तो बहुत ही दुनिया का आसान तरीन सवाल इसने कर लिया है। देखो खैर आसान तरीन तो इस तरह है ना कि आपको रूल पता होना चाहिए। अब जिस बच्चे को पता ही नहीं है कि भाई ये 6 मिलियन गलत लिखा हुआ है और इसको 0.6 मिलियन बनाना है 10%। अगर ये बच्चों को पता ही नहीं है तो वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। बट जिसको पता है उसके लिए ये बहुत आसान ट्रीटमेंट है कि एजेंसी रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू नहीं लिख सकती। वो सिर्फ अपना रेवेन्यू क्या लिख सकती है? एजेंसी का रेवेन्यू होता ही क्या है? कमीशन। आप अगर जो है ना फॉर एग्जांपल OLX के लिए काम करते हो, OLX क्या है? एक एजेंसी है। Zameen.com एक एजेंसी है। वो अपनी P&L में रेवेन्यू क्या लिखती हैं? जो वो आप लोगों से कमीशन लेते हैं बस। बाकी पैसे तो उनके पास अरबों करोड़ों आ रहे जा रहे होते हैं। क्या वो सारे के सारे रेवेन्यू में लिख दें? नो। IFRS 15 आपको ये मना कर रहे, प्रोहिबिट कर रहे हैं कि भाई आप लोगों ने टोटल नहीं लिखने वो पैसे अपने रेवेन्यू में। आप मिसलीड कर दोगे, ओवरस्टेट अंडरस्टेट कर दोगे रेवेन्यू को, अगर आपने लिखा तो आप सिर्फ क्या लिखो? कमीशन। सही हो गया। तो कितने की एडजस्टमेंट बनती है गाइस? 6 मिलियन को 0.6 बनाना है, तो रेवेन्यू में से 5.4 मिलियन कम कर लो। रेवेन्यू में से 90% कम कर लो, तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ये हमने सिर्फ 10% लिखना था, हमने 100% लिख दिया, तो 90% रिमूव कर दो, तो 5400 हम लोग रेवेन्यू में से रिमूव कर देंगे। ये लास्ट पैराग्राफ देखो। क्रैक सोल्ड लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स टू अ न्यू कस्टमर। एक नया कस्टमर आया था, उसका पूरा शोरूम था, हमने लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स बेची हैं उससे। अच्छा, और हमने सारी गाड़ियों के कितने पैसे लगाए थे? 10 मिलियन। डेट देख लो हमने सेल कब की है। ईयर एंड है हमारा दिसंबर। सही है, ईयर एंड है हमारा दिसंबर। हमने अभी जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें ईयर एंड था दिसंबर। हमने जुलाई में साल के मिड में ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। कितना रेवेन्यू था उसमें? 10 मिलियन। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है उसने 9,90,000, 1 मिलियन भी नहीं, ये 1 मिलियन भी नहीं है गाइस। 10 मिलियन की हमने उसको सेल की है, उसने हमें 1 मिलियन भी नहीं दिया। सही है, द कस्टमर पेड 0.99 मिलियन अप फ्रंट। उसी वक्त उसने दे दिए, इसी डेट पे पैसे दे दिए। और क्या कहा उसने? हमने एग्री कर लिया उसके साथ। उसने कहा कि भाई वो बाकी पैसे देगा कब? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, उससे ठीक 1 साल बाद।
जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे ठीक 1 साल बाद वो कह रहे हैं कि मैं पैसे दे दूंगा। अब देखते हैं, अब ये गाइस ये सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाला टॉपिक आ गया है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगता है इसमें। आप लोगों से गाइस रिक्वायरमेंट है कि दिसंबर X7 पे रेवेन्यू कितना लिखा जाएगा। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया जुलाई में, जुलाई में उसने कुछ पैसे दिए हैं, बाकी कहा है कि मैं 1 साल बाद दे दूंगा। तो अब पहले तो ये सवाल आता है कि इस दिन कितना रेवेन्यू लिखा जाएगा। सबसे पहला सवाल तो ये आता है, सबसे पहले जो आप लोगों ने सीखना है कि भाई इस दिन कितना रेवेन्यू लिखा जाएगा, पहले दिन जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो गाइस जो पैसे ले लिए हैं वो तो रेवेन्यू में लिखे जाएंगे। जो बच गए हैं बाकी के वो रिसीवेबल है, क्योंकि गाड़ियां हमने उसको दे दी हैं, तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है, तो हम लोग रेवेन्यू तो लिख सकते हैं। अब वो रिसीवेबल कितने का है, रेवेन्यू कितने का लिखा जाएगा, वो जो बाद में उसने पैसे देने हैं, वो जो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, उस पे उसने जो पैसे देने हैं वो कितना रेवेन्यू में लिखा जाए, वो कितना रिसीवेबल में लिखा जाए। तो एट प्रेजेंट वैल्यू, बात समझ आई है। तो कितना रेवेन्यू रह गया था, इतना रेवेन्यू उसने हमें देना है आज से 1 साल बाद। जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे 1 साल बाद उसने इतना रेवेन्यू देना है, ये रिसीवेबल है। बट इसको हम डायरेक्ट इस तरह रिसीवेबल और रेवेन्यू में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये पैसे तो फ्यूचर में मिलने हैं। अगर उसको आज हमने रिकॉर्ड करना है तो आज हमारे उस उन पैसों की वैल्यू क्या है उसमें लिखेंगे। तो 6% डिस्काउंट रेट दिया हुआ था आप लोगों को। इस दिन आपको पता लगे कि 1 साल बाद मिलेंगे क्या, तो इसको, इस अमाउंट को 1 साल पहले कैसे लिखें। सही है, ये 6% का मैंने डिस्काउंट फैक्टर लिखा है 1 साल का। सही है, ये 1 साल का, 1 साल पीछे लेके आना है ना हमने इस अमाउंट को, 1 साल डिस्काउंट करना है। तो 1 साल का ये डिस्काउंट फैक्टर मैंने लिखा है। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1 + 0.01 है, सही है। 1 + R 6% है। 0.943 बनता है ये। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं वैल्यू के साथ जिसको डिस्काउंट करना है, तो वो बन रही है 8.5 मिलियन। प्रेजेंट वैल्यू 8.5 मिलियन आ गई हमारे पास, तो हम प्रेजेंट वैल्यू में रिकॉर्ड करेंगे अपना सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट।
तो गाइस, अगर आप लोगों ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई कर दिया है, गाड़ियां दे दी हैं, तो रेवेन्यू लिख लो। अगर उसने पैसे सारे दे दिए हैं तो सारे पैसे डेबिट कर लो, अगर नहीं दिए तो रिसीवेबल डेबिट कर लो। अगर उसने पैसे नहीं दिए और वो पैसे देने में 1 साल का गैप आ गया है, तो उन पैसों को डिस्काउंट करके लिखना रिसीवेबल और रेवेन्यू में। बात समझ आई नहीं आई है? आखिरी एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें रह गया, ये वाला। वो कह रहे क्रेग सेल्स डायरेक्टर इज क्लोज टू सेलिंग अनदर लार्ज मशीन। वो कह रहे हैं अभी हम एक और मशीन बेचने लगे हैं, पहले हमने मशीन 8 लाख की बेची थी। पहले जो गाइस हमने मशीन बेची थी 8 लाख की, अभी देखते हैं क्या करने लगा है। ऑफरिंग फ्री सर्विसेज। इस दफा हम बंदे को कहेंगे कि भाई आप मशीन भी लो, इंस्टॉल भी करवाओ, हम सर्विस भी देंगे। टोटल प्राइस क्या होगी? हमने प्राइस कम करके क्या कर दिया? पहले 800 थी, अभी हमने कम करके क्या कर दी? 560। हमने कितने का डिस्काउंट दे दिया? हमने वो फ्री सर्विस जो थी एज अ डिस्काउंट दे दी है। तो गाइस अब मुझे बताओ, आप लोग रेवेन्यू कितना लिखोगे? और ये जो डिस्काउंट दिया है 240 का, क्या ये डिस्काउंट मशीन इंस्टॉलेशन पे अप्लाई किया जाएगा, या सिर्फ सर्विसेज फ्री में दिए तो बस सर्विसेज का रेवेन्यू जीरो लिख दो? इसका उसी तरह पूरा लिखो, इसका भी पूरा, तो अमाउंट देखो यही बन जाएगी। क्या यूं लिखें? क्या ये जो 240 डिस्काउंट दिया है, वो ये तीनों चीजें बेचने की खातिर हमने दी है और उसको तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए? तो यस। तो वो जो डिस्काउंट अप्लाई करना है गाइस, वो तीनों पे अप्लाई करना है। सही है। तो ये तो थ्योरेटिक क्वेश्चन था, न्यूमेरिक अगर होता तो कैसे करते? देखो कि कुल कितना हमने डिस्काउंट दिया है। हमने कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस लगाया 560 और असल में इनकी कीमत थी 8 लाख। हमने डिस्काउंट दिया है 240 का, तो कितना डिस्काउंट दिया है? 30%। तो इन तीनों की जो सेपरेट सेपरेट वैल्यूज हैं, उनको 30% डिस्काउंट कर लो। जैसे 8 लाख को 30% डिस्काउंट किए तो 560 आते हैं ना। तो इसी तरह इन इंडिविजुअल वैल्यूज को भी 30% डिस्काउंट करो तो वो 560 ही बनेगा। तो इनकी डिस्काउंटेड वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। बट न्यूमेरिक क्वेश्चन नहीं है इसमें, जस्ट थ्योरेटिक था। तो हाँ, डिस्काउंट तीनों में अप्लाई किया जाता है। तो गाइज ये प्रैक्टिस थी। अब स्टार्ट होंगे आगे केसेस। सही है, केसेस आगे स्टार्ट होंगे। और केसेस में कुछ केसेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे कि ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया हमने पूरा। ये टोटल एक एक मिनट के हैं। सही हो गया। तो अभी ये पढ़ते हैं, बस स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। इनको डिस्कस करना है हमने, ये जो 3 4 चीज़ें नहीं पढ़ी हुई, और इसमें इतना कोई लेंथी कोई काम है नहीं। तो अभी स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। सही है। और प्रैक्टिस मैंने तकरीबन किट ऑलमोस्ट सारी करवा दी है तुम लोगों को। अच्छा गाइस, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? सही है। केसेस पे जाने से पहले थोड़ा सा देख लो समरी डे 1 से डे 3 की। हम लोगों ने सबसे पहले 5 स्टेप्स पढ़े थे। और आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट में वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा वैलिड होता है जो दोनों पार्टीज अप्रूव करें, कमिटेड हो उसको पूरा करने में, प्रोबेबल कंसिडरेशन हो, कमर्शियल सब्सटेंस पे हो। तो इसके वो जो फीचर्स थे ना,
वो याद रखनी है जुबानी। फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं, सही है। अगर सबकी सेपरेट सेपरेट स्टैंड अलोन वैल्यूज हैं, अगर हम कस्टमर को ऑफर कर रहे हैं, कस्टमर उन सबको सेपरेटली खरीद सकते हैं अपनी मर्जी से, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस ही होती हैं। बट अगर हम कोई प्राइस कोट ही नहीं कर रहे सेपरेटली, हम कह रहे हैं कि भाई तुम 3 चीजें लो या 5 लो, सही है, लाइक कि हम पहले से ही पैकेज बनाकर बता रहे हैं कि भाई 7 लाख के ये 3 चीजें मिलेंगी, इसके अलावा इनमें से एक चीज नहीं मिल सकती कम पैसों में। हम लोग देते ही क्या है, 2-3 चीजें इकट्ठी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं कस्टमर को ऑफर ही ये करूं, इसके अलावा ऑफर ही ना करूं कुछ, तो ये दोनों मिला के क्या है, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। बट अगर मैं कस्टमर को ऑफर कर रहा हूं कि भाई मशीन अगर तुमने खरीदनी है वो है 5 लाख की, अगर तुमने मशीन खरीदनी है वो है 5 लाख की, कस्टमर ने पूछा इंस्टॉलेशन कितने की है, मैंने कहा 3 लाख का, उसने कहा अगर ये मैं दोनों करवाऊं, तो मैंने कहा 7 लाख। तो ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं है गाइस, ये 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, सही है। तो अगर स्टैंड अलोन वैल्यूज हों सबकी, कस्टमर के पास उसको इनसे बेनिफिट लेने का ऑप्शन सेपरेटली मौजूद हो, सही हो गया, ये आपस में डिस्टिंक्ट हो, जुदा जुदा हो। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो सेपरेट नहीं होती, सही हो गया, कुछ चीजें सेपरेट नहीं होती। तो उसमें वो क्या होता है कि वो होते ही सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, यहाँ पे दो हैं। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस देखने के लिए हम देखते हैं कि प्रोडक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं या नहीं। डिस्टिंक्ट मतलब कि क्या सेपरेटली उनकी वैल्यूज हैं या नहीं है, क्या वो नेचर में सेपरेट है या नहीं, क्या कस्टमर को हम ये सेपरेटली ऑफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो डिस्टिंक्ट हो जाती है। तो अगर डिस्टिंक्ट हो तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस उतनी ज़्यादा होती जाती हैं, और अगर डिस्टिंक्ट ना हो, इंटीग्रेटेड हो, इंटर रिलेटेड हो, तो फिर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन उतनी ही कम होती जाती हैं। इसी तरह परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की नेचर को देखना ज़रूरी है कि कौन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या मालिक खुद, अगर मालिक खुद करेगा तो क्या होगा, वो अपने पास रेवेन्यू पूरे का पूरा लिखेगा, जो कमीशन उसने एजेंट को दिए है ना, वो कमीशन अदर एक्सपेंसेस में लिख देगा मालिक। और एजेंट एजेंट क्या करेगा, अगर एजेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फेक्शन अगर एजेंट के थ्रू हो रही है, तो एजेंट क्या करेगा फिर, एजेंट जो है ना अपने पास सिर्फ और सिर्फ कमीशन एज अ रेवेन्यू लिख सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं, बस। फिर ट्रांजेक्शन प्राइस, तीसरे स्टेप में सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट को आपने लिखना होता है एट प्रेजेंट वैल्यू, और ईयर एंड पे उसको क्या करना पड़ता है, अनवाइंड भी करना पड़ता है, सही हो गया। ईयर एंड पे अनवाइंड भी करना पड़ता है, ये अभी पीछे जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने अनवाइंडिंग नहीं की थी, उसमें मैंने सिर्फ इनिशियल रेवेन्यू बताया था, सही है, ये वाला। तो ईयर एंड पे ये ईयर एंड पे ये 8.5 मिलियन क्या होगा, अनवाइंड, जिस रेट पे डिस्काउंट हुआ था उसी रेट पे अनवाइंड। क्या ईयर एंड तक पूरा साल गुजरा है, तो आंसर इज नो, ये 6% तो पूरे साल की है। तो जो भी अमाउंट आएगी वो रिसीवेबल में भी ऐड करो, और फाइनेंस इनकम P&L में भी, रेवेन्यू में भी लिख दो।
रेवेन्यू से मुराद मतलब इनकम। सही हो गया। तो सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट जो होता है, जो फ्यूचर में हमें पैसे मिलने होते हैं, उसको एट प्रेजेंट वैल्यू लिखते हैं। कंटिंजेंट कंसिडरेशन शर्तियन कंसिडरेशन को कहते हैं, कंडीशनल कंसिडरेशन को कहते हैं, वेरिएबल कंसिडरेशन जो डिपेंड कर रही होती है। इस पे मैं बात करूंगा इसी वीडियो में सही डिटेल में। ये नीचे वाले पे आओ, थर्ड पार्टी पे। अगर ट्रांजैक्शन प्राइस में कोई थर्ड पार्टी का भी रेवेन्यू इन्वॉल्व्ड है, तो थर्ड पार्टी का रेवेन्यू रेवेन्यू नहीं होता, हमारा रेवेन्यू नहीं होता, वो पेएबल टू थर्ड पार्टी होता है। जिस तरह अभी एजेंसी में मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एजेंसी के पास जो पैसे आते हैं उसमें थर्ड पार्टी का रेवेन्यू इन्वॉल्व होता है, प्रिंसिपल का रेवेन्यू बीच में ही होता है। तो वो रेवेन्यू वो एजेंसी नहीं लिख सकती जो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे उसने कलेक्ट किया है। सही हो गया। तो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे हमने अगर कुछ भी कलेक्ट किया है तो वो हमारा रेवेन्यू नहीं है, वो हमने उस थर्ड पार्टी को दे देना है। इसकी एक और एग्जांपल टैक्स है हमारा आउटपुट वैट। हम सेल्स करते वक्त अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस में वैट भी शामिल करते हैं, कस्टमर से वैट भी लेते हैं। तो क्या वो सारे का सारा रेवेन्यू में लिख दें? तो आंसर इज नो। थर्ड पार्टी के बिहाफ पे कोई भी रेवेन्यू लिया हो वो रेवेन्यू में नहीं लिखा जाता। हमारा रेवेन्यू नेट अमाउंट होती है। जैसे एजेंट का कमीशन, वो उसकी नेट अमाउंट है, उसके पास क्या बच जाएगा आखिर में? कमीशन ही बच जाता है उसकी जेब में आखिर में। तो या कमीशन और नेट अमाउंट सेल्स में वैट में, वो जो वैट को रिमूव करके नेट अमाउंट उसको कहते हैं। सही है, एक्सक्लूसिव वैट। आगे एलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस में हमने बंडल्ड सेल डिस्काउंट क्वेश्चन भी अभी किया थोड़ी देर पहले। सही है, बंडल्ड सेल डिस्काउंट। तो बंडल सेल डिस्काउंट सिर्फ किसी एक कंपोनेंट पे डिस्काउंट नहीं देते हम लोग। हमने ये एज्यूम करना है कि वो डिस्काउंट कॉन्ट्रैक्ट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, सब पे वो डिस्काउंट हमने दी है। तो हम लोग डिस्काउंट की परसेंटेज मालूम करके सब में से सेपरेटली हम वो डिस्काउंट माइनस कर लेते हैं। उसके बाद रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है एज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर सेटिस्फाइड। कुछ कुछ चीज़ों की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई उसी वक्त हो जाती है, उसी साल में हो जाती है, तो वो पॉइंट इन टाइम होता है। कुछ की एक साल से ज़्यादा में होती है, जैसे वो मेंटेनेंस सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज। बात समझ आइए, इंटरनेट फैसिलिटी। तो इसमें टाइम लगता है जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया हुआ होता है। तो जितनी जितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई करते जाओ, उतना उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाओ। तो ये तो टेक्निकल सर्विसेज के केस में था। तो उस केस में उसका जो रेवेन्यू है ना, वो ओवर द टाइम कैसे रिकॉर्ड होता था? जो टेक्निकल सर्विसेज का रेवेन्यू निकला था ना, वो मंथ्स पे डिवाइड करके। बट अगर ऑब्लिगेशन हर मंथ इक्वल इवनली नहीं जो है ना सेटिस्फाई हो रही, अनइवनली सेटिस्फाई हो रही है, तो फिर हर मंथ में हम इक्वल तो नहीं लिख सकते। तो फिर हमें वर्क इन प्रोग्रेस निकालनी पड़ती है कि किस महीने या किस साल में कितनी कितनी प्रोग्रेस हुई है, तो उतना उतना रेवेन्यू लिखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल दी है। केसेस हैं, केसेस में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हम लोग फुल डिटेल में सारे क्वेश्चन स्केट सब कुछ कर चुके हैं, कुछ भी नहीं रहता है इसमें। तो इसमें एजेंसी ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिक पार्ट रहता है, इंडिकेटर्स एजेंसी के तीन चार, बस वो बुलेट से हमने पढ़नी है, बाकी एजेंसी भी हुआ है। सही है। तो इसमें ये तीसरे वाला पढ़ते हैं सबसे पहले। तो गाइज ये दो मैंने लफ्ज बना लिए हैं। अब ये कोई बुक में नहीं लिखे हुए इस तरह से, बट ये मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए बनाया है। सही है, तो समझने के लिए ये याद रखना, बाकी बुक की नॉलेज, बुकिश नॉलेज वो मैं
बताता हूँ, वो यही होगी जो मैं लिखूंगा। एक होते हैं सेल विद वारंटी। गाइस ये क्या है, सोचो, सेल विद वारंटी, हम सेल कर रहे हैं वारंटी के साथ। मतलब ये जो मोबाइल्स लैपटॉप्स जो हम खरीदते हैं, अब जब वो सेल कर रहा होता है तो वो शॉपकीपर हमें वारंटी 1 साल 2 साल, मोबाइल भी जब ले रहे होते हैं तो 1 साल 2 साल की वारंटी वो दे देता है इसी तरह। तो ये क्या है, सेल विद वारंटी। तो इसमें होता क्या है कि वो शॉपकीपर हमसे पूछता नहीं है और 1 साल की हमें वारंटी दे देता है। कस्टमर के पास, हमारे पास तो फिर कोई ऑप्शन नहीं था वारंटी को सेपरेटली बाय करने का। कुछ कुछ केसेस में होता है, अभी उधर भी जाएंगे, वो केस भी डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ चीज़ों में होता है, वो पूछते हैं कितने साल की चाहिए, इंटरनेशनल चाहिए, लोकल चाहिए, कौन सी चाहिए, इतने पैसे दे दो तो दे देंगे। तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल माइंड में लाओ कि हम लोगों ने मोबाइल लिया, सही है, हम लोग मोबाइल सेलर हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग सेल कर रहे हैं। तो सेल करते वक्त हम कस्टमर से पूछते नहीं है, उसने वो नोकिया का मोबाइल लिया, हमने उसको बोला कि भाई 1 साल की वारंटी आपकी हुई। तो ये अक्सर अक्सर यूं होता है कि लीगली रिक्वायर्ड होता है, लॉ कहती है कि भाई तुम एप्पल वालों को, लॉ वालों ने बोला हुआ है, सही है कि भाई आप लोग क्या करोगे कि जब भी एप्पल का मोबाइल बेचोगे तो 1 साल की वारंटी दोगे, तो मे बी लीगली रिक्वायर्ड हो, इसीलिए वो शॉपकीपर पूछते नहीं है सेल करते वक्त और बस जबरदस्ती 1 साल की वारंटी दे देते हैं। तो ऐसी एग्जाम्पल देखो माइंड में। तो गाइज अब इसमें दो चीजें हैं ना, एक वो सेल वाला प्रोडक्ट, और एक है वारंटी। और मैं उसको बेचते वक्त बोलता हूँ कि भाई ये मोबाइल 20 हजार का है। सही हो गया। अब मैंने उससे कोई सेपरेटली उसको कोई ऑप्शन ही नहीं दिया कि भाई आपने वारंटी लेनी है नहीं लेनी है, अगर लेनी है ज्यादा लेनी है तो ये 20 नहीं 22 हजार हो जाएगा, मैंने इस तरह कोई बात ही नहीं की। मैंने कहा 20 हजार दो और ये मोबाइल वारंटी वगैरह ले जाओ। अब उसने कहा वारंटी तो मुझे नहीं चाहिए, मैंने कहा ले जाओ, मैं दे रहा हूँ तो फ्री में दे रहा हूँ, इसी तरह बस मैंने उसको दे दी, जबरदस्ती दे दी। तो मैंने उसको कोई सेपरेट ऑप्शन नहीं दिया कि ये 18, ये 2, तो 20 हो गया, अगर ये नहीं चाहिए तो 18 हो गया। तो नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो गाइज ये वारंटी और मोबाइल, हम जो सेल कर रहे हैं और वारंटी, ये दोनों क्या है, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। हमने कस्टमर को कोई भी सेपरेट ऑप्शन ही नहीं दिया कुछ भी। तो हमारे लिए देखो, इनको वैसे भी 20 हजार को क्या हम स्प्लिट कर सकते हैं, सोचो जरा। अगर ये दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती इन केस, तो 20 हजार को स्प्लिट करना पड़ता है इन दोनों में, क्योंकि इसका रेवेन्यू तो पॉइंट इन टाइम रिकॉर्ड होगा, इसका ओवर द टाइम होगा। तो अमाउंट्स तो सेपरेटली चाहिए, बट सेपरेटली अमाउंट्स का तो ऑप्शन ही नहीं है। हमने कभी लाइफ में मोबाइल और वारंटी सेपरेटली बेची ही नहीं। बात समझ आई है? मैं कह रहा हूँ कि अगर ये दो सेपरेटली ऑब्लिगेशन होती तो अमाउंट कैसे स्प्लिट करें इस 20 हजार को। और ये दो ऑब्लिगेशंस कैसे हो सकती हैं जब कस्टमर इन दोनों से इकट्ठे ही फायदे ले सकता है, इन दोनों में से एक वक्त में फायदा नहीं ले सकता। मैं उसको मोबाइल लेके जाने ही नहीं दूंगा, मैं दे ही रहा उसको क्या हूँ, मोबाइल और वारंटी दोनों। बात समझ आई? वो ले ना ले, मैं उसका कार्ड वारंटी वाला फाड़ के फेंक दूंगा, मतलब मेरी तरफ से मैंने वारंटी दे दी है। बात समझ आई नहीं आई है? तो कस्टमर वो इन दोनों से सेपरेटली फायदा नहीं ले सकता, इन दोनों से कंजेशन में, इंटर रिलेशन में ही फायदा ले सकता है। तो ये सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है आपस में। और इसी तरह सेल ऑफ वारंटी, सेल ऑफ वारंटी, हम वारंटी बेच रहे हैं। मैंने कस्टमर को कहा मोबाइल 20 हजार का है,
अगर आपको वारंटी नहीं चाहिए तो प्राइस 20,000 ही होगी। अगर 1 साल की वारंटी चाहिए साथ में तो 2,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अगर 2 साल की चाहिए तो 1,000 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो कोई कस्टमर 1 साल की लेता है, कोई कस्टमर 2 सालों की लेता है, तो टोटल उसका कितना हो जाता है? अब देखो कोई कस्टमर ले रहा है वारंटी, कोई नहीं ले रहा, मतलब कि कुछ कस्टमर अकेले मोबाइल से भी बेनिफिट ले सकते हैं, कुछ कस्टमर मोबाइल वारंटी दोनों से भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर कंपनी अलग-अलग ये ऑप्शन कस्टमर को दे रही है कि भाई आप मोबाइल अकेले से भी फायदा ले सकते हो, मोबाइल और वारंटी दोनों से भी फायदा ले सकते हो। सही है, तो यहाँ पे ये क्या है, दोनों सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है। तो गाइस क्या होगा, मोबाइल जैसे ही हम उसको दे देंगे, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, जैसे ही मोबाइल दिया मोबाइल का रेवेन्यू रिकॉर्ड, बट ये बाकी का 2,000 1 साल में रिकॉर्ड होगा, 1 साल में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा 1 साल में रिकॉर्ड होगा। बात समझ आई नहीं आई है? तो जब भी क्यों, अच्छा ये मैंने अलग अलग क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं। आप ये भी दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है क्या, मोबाइल और 2 साल की वारंटी। और यहाँ पे एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कंपनी के ऊपर, जिस बंदे को सिर्फ मोबाइल दिए कंपनी के ऊपर सिर्फ एक ऑब्लिगेशन है कि उसको मोबाइल दे दे। जिस बंदे को 1 साल की वारंटी भी दी है कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन दो है कि मोबाइल भी दो और 1 साल की खिदमत भी करो उसकी। और ये तीसरे वाले केस में भी दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है कि मोबाइल भी दो और 2 साल की खिदमत करो। सही हो गया, तो इसमें भी दो ऑब्लिगेशन है कंपनी के ऊपर। तो ये था वारंटी, वारंटी का केस खत्म हुआ। In case of option to purchase warranty separately, in case of option to purchase warranty separately, ये वाला केस है, कस्टमर हैज द ऑप्शन टू परचेज द वारंटी सेपरेटली। यहाँ पे कस्टमर डिडंट हैज, कस्टमर डू नॉट हैज ऑप्शन टू बाय वारंटी सेपरेटली। सही हो गया इस केस में। तो ये वाला केस है, पहला पहला जो लाइन लिखी हुई है नोट्स में वो ये वाला केस है, सेल ऑफ वारंटी सेपरेटली। सही हो गया, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। आप लोग एक ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो कि अब कस्टमर्स नहीं खरीद रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार इसकी तो एक्सपायरी लाइफ बहुत कम है, ये आउट ऑफ फैशन हो जाएगा और ये तो
हमारे लिए फिर स्टॉक अगर हमने आपसे ख़रीद लिया तो इसको तो आगे बेचना अगर मुश्किल हो गया तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा। सही है, हम लोग एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं कि कस्टमर्स उसको ख़रीदने से, कस्टमर्स या रिटेलर्स या शॉपकीपर्स या सुपरमार्केट्स उसको ख़रीदने से थोड़ा सा अवॉइड कर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी नेचर ऐसी है प्रोडक्ट की। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि भाई ठीक है ख़रीद लो, ना बिका तो हमें वापस दे देना, उसके पैसे हम तुमसे नहीं चार्ज करेंगे। सही है। हम अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने उन रिटेलर्स को, उन कस्टमर्स को बोलते हैं कि यार ले जाओ, अगर ये तुमने ना इस्तेमाल किया या ना बेचा तो ये एक्सपायर हो गया तो वापस ले आना। सही है। जिस तरह ये हमारे इधर एफेट मरकज़ में मैं ये एग्जांपल हमेशा देता हूँ बच्चों को, ये खासतौर पे हॉस्टल वाले बच्चों को। इधर ये मिलता है एक मिल्क पैक प्रीमा के नाम से। अब उसकी लाइफ पहले तो लाइक के 3-4 साल पहले जब वो मिलता था तो उस वक्त 3 दिन थी। अभी उन्होंने कोई फार्मूला शार्मूला लगा के कोई नई टेक्नोलॉजी की वजह से 5 दिन कर दिया। तो वो अब दूध 5 दिनों तक बेचने हैं, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और उसमें एक ये भी था पॉइंट कि वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड में होना चाहिए हर वक्त, कि बेचने से पहले जब आप कस्टमर को दे रहे होगे तो वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड में रहना चाहिए, मतलब फ्रिज में। अगर 3 डिग्री सेंटीग्रेड से वो 1-2 घंटे भी बाहर रहा तो वो खराब हो जाएगा, 5 दिन से भी पहले खराब हो जाएगा। सही है। तो अब ये ऐसा प्रोडक्ट लेते वक्त शॉपकीपर्स लाइक दे विल नॉट बाय। तो फिर हम लोग क्या करते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कि भाई आप इसको बेचो, जितना बिक गया ओके, जो एक्सपायर होने लगा हमें वापस दे देना। तो ये क्या हो जाएगा, प्रीमा वालों की तरफ से सोचो कि आप फॉर एग्जांपल प्रीमा वाले हो, कि आप लोग सेल कर रहे हो और सेल करते वक्त उन रिटेलर्स को क्या बोल रही हो कि ये वापस दे देना अगर ना बिका। तो इसको कहते हैं सेल ऑन रिटर्न बेसिस। सही है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस। तो गाइस इसमें एक सीन ये है ना कि अब जब वो प्रीमा वाले उन शॉपकीपर्स को वो दे देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ही हम लोग सेल कर देंगे, तो अब मेरे ज़हन में तो ये भी होगा कि यार ये तो 5 दिन बाद वापस भी तो आ सकता है। तो जिस दिन हम उनको वो दे रहे थे, सही है, जिस दिन हम उनको वो मिल्क पैक्स की डिलीवरी कर रहे थे, दे रहे थे, तो क्या उस दिन मैं अपना रेवेन्यू लिखूं? उस दिन मेरे ज़हन में शक होगा कि यार कहीं ये 5 दिन बाद वापस ना आ जाएं ये सारे के सारे, या इनमें से कुछ वापस ना आ जाएं। तो क्या मैं रेवेन्यू लिखूं अपना? तो हम लोग अपना रेवेन्यू लिखते हैं, ये नहीं कि नहीं लिखते, बट अपनी जजमेंट यूज करते हैं। सही है। अच्छा, ये कॉन्टिंजेंट क्यों है? कॉन्टिंजेंट और वेरिएबल का नाम क्यों आया है? देखो फॉर एग्जांपल मैंने $1000 का उनको डिलीवरी की है, सेल की है। अब ये भी हो सकता है कि वो 1000 का 1000 मेरा रेवेन्यू हो, अगर वो प्रोडक्ट्स वापस ना आए। ये भी हो सकता है कि 50% वापस आ जाए, तो मेरा रेवेन्यू कितना हो जाएगा फिर? 500। हो सकता है 100% वापस आ जाए, तो फिर रेवेन्यू होगा 0। तो रेवेन्यू अब डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे? शर्त पे। क्या शर्त है? तो प्रीमा वालों ने क्या शर्त रखी हुई है? 5 दिन, कि यार इसको 5 दिन तो अपने पास कम से कम रखो। सही है। तो कोई ना कोई शर्त अगर हो उसमें तो उसको कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन कहते हैं। सही हो गया। एक ये मैंने छोटी सी एग्जांपल दी है कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन की। तो कॉन्टिंजेंट कंसिडरेशन की एक एग्जांपल ये सेल ऑन रिटर्न बेसिस है। इसके अलावा अभी और भी एग्जांपलें आएंगी आगे। अच्छा, तो वेरिएबल कंसिडरेशन की ये ना समझना कि बस एक यही एग्जांपल थी। मैंने उस दिन लैपटॉप्स वाली एग्जांपल दी थी। लैपटॉप्स वाले में तो ये नहीं था, लैपटॉप्स की तो कोई एक्सपायरी नहीं होती। उसमें तो ये था कि भाई अगर 500 से ज़्यादा लैपटॉप्स लिए तो मैं डिस्काउंट दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो इसमें तो डिस्काउंट की बात ही नहीं हो रही, इसमें तो बात ये हो रही है कि प्रोडक्ट ही वापस आ जाएंगे। तो गाइस हम लोगों ने अपनी जजमेंट यूज़ करनी है। सही है। वेरिएबल कंसिडरेशन, कंटिंजेंट कंसिडरेशन में हम लोग अपनी जजमेंट यूज़ करते हैं और रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारी जजमेंट क्या कह रही है? मैं कहता हूँ हमारी जजमेंट कह रही है कि 0% वापस आएगा। तो जजमेंट के मुताबिक कितना लिख लो? 1000। हमारी जजमेंट अगर कह रही है कि भाई रिजेक्ट्स रिटर्न्स, सेल रिटर्न होगी 50% ऑफ द डिलीवरी जो हमने सेल्स की है, तो फिर रेवेन्यू आप उसके हिसाब से लिखो। बाकी सेल्स देखो, रेवेन्यू बेशक पूरा लिख लो, बाकी का सेल्स रिटर्न लिख लो, नहीं तो रेवेन्यू ही कम लिखो। सही है। तो रेवेन्यू डिपेंड कर रहा है उस शर्त पे, और शर्त को हमने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने की खातिर अपनी जजमेंट इस्तेमाल करनी है।
सही हो गया। तो सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है गाइस के एंटिटी एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, शुड बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ गुड्स एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न। तो जजमेंट यूज करके देखो कि वापस कितनी आएंगी जजमेंट यूज करके। और मोस्ट लाइकली अमाउंट ऑफ रिटर्न कैन बी डिटरमाइंड बाय पास्ट एक्सपीरियंस। और जजमेंट आप कैसे निकालोगे? अगर तो हमारे कुछ स्पेसिफिक ही कस्टमर्स हैं, स्पेसिफिक कोई शॉपिंग मॉल्स है जिनको हम देते हैं, हमें पता होगा कि कौन प्रोडक्ट्स वापस करता है कौन नहीं करता। सही हो गया। और अगर हम ना हमारे ढेर सारे छोटे छोटे कस्टमर्स हैं, तो फिर पिछले साल के देखो कि कितनी सेल की थी और उनमें से वापस कितना आया। तो पास्ट एक्सपीरियंस अपना यूज करो। सही हो गया। और अगर डिफरेंट चांसेस हैं कि आपको लगे 15% भी आ सकता है, 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, तो एवरेज ले लो। तो ये जस्ट थ्योरेटिक टॉपिक है, इसका न्यूमेरिक कोई पोर्शन नहीं है। अच्छा, सही है, जस्ट थ्योरी थ्योरी में बातें याद रखो। तो भाई सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस में रेवेन्यू लिख सकते हैं, बट आप लोगों ने सेल्स रिटर्न का ख्याल रखना है अपनी जजमेंट यूज करके, बस सिंपल। और एक्सपेक्टेड सेल्स रिटर्न जो होंगी, थर्ड बुलेट में कह रहा है कि सेल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, उनकी सेल बिल्कुल नहीं लिखना। अब अगर मैंने वो दे दिए प्रोडक्ट्स मॉल को, और उसने मुझे पैसे भी एडवांस में दे दिए थे, और मुझे लग रहा है कि वो प्रोडक्ट वापस देगा, तो मैंने तो उससे पैसे ले लिए, तो फिर मुझे उसको पैसे भी वापस देने पड़ेंगे। अगर मुझे लग रहा है कि वो प्रोडक्ट्स वापस आएंगे, तो रेवेन्यू नहीं लिखो। और अगर तुमने उससे पहले से पैसे ले लिए हैं, तो रिफंड लायबिलिटी भी लिखो। A refund liability is recorded with the amount received in advance। रिफंड लाइबिलिटी लिख दो, जो आपने उससे एडवांस लिया हुआ है ना उसका, क्योंकि आपको देना पड़ेगा वो वापस। अगर आपको लग रहा है कि वो प्रोडक्ट्स वापस देगा, तो बस। देखो अक्सर ऐसा भी वो होते हैं ना कस्टमर्स के, हम उसको बोलते हैं कि पैसे दो ये ले लो, तो उसको बोलते हैं कि भाई अगर ये ना बिका तो 5 दिन बाद वापस ले आना, और हमें पहले दिन ही लग रहा होता है कि ये नहीं बेच सकेगा। तो जैसे ही हमें लग रहा है कि नहीं बेच सकेगा, तो बस सेल्स नहीं लिखना। अच्छा, पैसे ले लो, सेल्स नहीं लिखना। वो जो पैसे लिए हैं बस उसको फिलहाल लाइबिलिटी लिख लो। तो अगर सेल्स रिटर्न ना हुई, तो उस लाइबिलिटी को खत्म करके सेल्स लिख देना उस वक्त। और अगर ये सेल्स ना हुई, तो बस फिर वो लाइबिलिटी वापस कर देना। राइट टू रिसीव इन्वेंट्री, जब मुझे लग रहा है कि वो वापस देगा, जितना मुझे लग रहा है कि वो वापस देगा, तो उतना स्टॉक भी तो मेरे पास वापस आना है, तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को भी उस हिसाब से हमने लिखना है। सही है। और अगर वो मुझे लग रहा था कि वापस आएंगे और वो वापस नहीं आए, तो बस फिर रिवर्सल कर दो, कोई मसला नहीं है, सब चीज़ों का रिवर्सल कर देना। तो दो केसेस मैंने बताए हैं, एक वारंटी और एक सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। गाइज हम लोग केस नंबर 1 पढ़ चुके हैं। 3 केसेस हम लोग पढ़ चुके हैं। सही है। और इस लेक्चर में और हम लोग पढ़ेंगे कंसाइनमेंट। प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। सही है। ये तो बस इसमें थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करनी है, वो मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। सही हो गया। तो एक कंसाइनमेंट पढ़ना है, एक प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट की थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, और रीपरचेज एग्रीमेंट लास्ट में पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में बिल एंड होल्ड भी डिस्कस कर लेते हैं, ये भी 2 मिनट का। तो आज की इस लेक्चर में बिल एंड होल्ड पढ़ेंगे, एजेंसी की थोड़ी सी थ्योरी है वो पढ़ेंगे, और कंसाइनमेंट पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, वारंटी, सेल ऑन रिटर्न बेसिस हमने पढ़ लिया। तो क्या रह जाएगा इस पूरे स्टैंडर्ड में, क्या रह जाएगा? एक ये रीपरचेज एग्रीमेंट। सही है, ये भी इतना बड़ा नहीं है, बट ये आज नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा लेक्चर। तो एक तो रीपरचेज एग्रीमेंट हो गया, और एक मैंने बात करनी है कॉन्टिंजेंट कॉन्सिडरेशन पे। सही है। कॉन्टिंजेंट कॉन्सिडरेशन, ये सेल ऑन रिटर्न बेसिस जिसमें था, एक एग्जांपल थी ये वाली, कॉन्टिंजेंट कॉन्सिडरेशन की एग्जांपल थी। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्सिडरेशन की 2-3 एग्जांपलें और देनी है मैंने, जो पेपर में आती हैं, वो मैं स्पेशल क्वेश्चंस में से वो मैं करवाऊंगा। सही है। स्पेशल क्वेश्चन जो मैंने करवानी है, वो वाले मैं करवाऊंगा, वो पोर्शन हो जाएगा। तो वो स्पेशल क्वेश्चंस और रीपरचेज एग्रीमेंट, ये फिर किसी दिन। सही है।
तो बाकी स्टैंडर्ड अल्लाह हाफिज हो जाएगा आज, और विद किट हो जाएगा। सही है, जितना भी इतना लेंथी है क्यों है, क्योंकि मैं बीच में क्वेश्चंस भी करवाता रहा हूँ। तुम क्वेश्चंस की वीडियोस ना देखो, नॉलेज की सिर्फ देखो, तो ये जल्दी हो जाएगा सारा। सही है, लेक्चर्स 2 ढाई घंटे के हुए होंगे अभी तक नॉलेज के। तो बट नॉलेज सिर्फ नहीं देखो, प्रैक्टिस भी साथ साथ देखो, क्योंकि मैंने काफ़ी टेक्निक्स प्रैक्टिस में बताई हैं। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले ये प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट की थ्योरी देख लेते हैं। सही है, प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट की। तो सबसे पहले तो हमने प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट में ये देखना होता है। केस नंबर 5 है। ओके। सही। और ये एजेंसी थ्योरी। तो मैंने तो ट्रीटमेंट तुम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह सिखा दी पहले ही। सही है, वो ट्रीटमेंट क्या थी कि ये रेवेन्यू फुल लिखेगा, और जो इसने कमीशन पे किया है उसको अदर एक्सपेंसेस में लिखेगा। बस। सही है, और एजेंट क्या करेगा, ये अपना रेवेन्यू क्या लिखेगा सिर्फ। बस। सही हो गया। और बाकी जो इसने पैसे उसको देने हैं वो कॉस्ट ऑफ सेल्स या रेवेन्यू में नहीं लिखे। जो पैसे इसने प्रिंसिपल को देने हैं वो पेबल्स में लिखे जाके, क्योंकि वो इसका ना इनकम है ना एक्सपेंस है, वो इसका लाइबिलिटी है एक तरह से। इनकम क्या है इसकी, कमीशन। सही हो गया। तो एक एंटिटी को सबसे पहले यही आइडेंटिफाई करना होता है कि भाई हम लोग प्रिंसिपल है या एजेंट है, ताकि हमें ट्रीटमेंट का पता लगे फिर। सही हो गया। तो वो आपको क्वेश्चन में तो बताएगा कि भाई आप एजेंट हो, न्यूमेरिक क्वेश्चन में। तो थ्योरेटिकली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो इंडिकेटर्स अभी मैं थ्योरी में से बताता हूँ, वही थ्योरी हमने पढ़नी है। और सबसे पहले ये कह रहे हैं कि एंटिटी शेल डिटरमाइन नेचर ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कि भाई आप खुद दे रहे हो या कोई और, आपने किसी और पार्टी को अरेंज किया है डिलीवर करने के लिए। अगर किया है तो उसको एजेंट कहते हैं। तो आप कौन सी पार्टी हो क्वेश्चन में, अगर प्रिंसिपल हो तो वो और रेवेन्यू लिखेगा, एजेंट हो तो वो और लिखेगा। कह रहे कि प्रिंसिपल वो होता है ना जो कंट्रोल कर रहा होता है। देखो, जो प्रिंसिपल कहेगा ना एजेंट वैसे ही काम करेगा। एजेंट भी अपने से लाइक कि ना वो प्राइस रख सकता है, उसको खैर कोई नुकसान भी नहीं होगा, एजेंट को प्रिंसिपल को ही होगा, वो प्रिंसिपल की सब बातों पे चलेगा। सही हो गया। ये इनकी नीचे ट्रीटमेंट लिखी हुई है, व्हेन एंटिटी इज प्रिंसिपल या व्हेन एंटिटी इज एजेंट। ये तुम लोगों को आती है। इंडिकेटर्स अब ये जुबानी याद करना है। सही है, ये आप लोगों ने जुबानी याद करना है। एजेंसी वहां पे नजर आती है ना हमें जहां पे कोई और पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट हो। अब एक बंदा एजेंट फिर रहा होता है कस्टमर के पीछे, कस्टमर मिल भी जाता है बट वो एजेंट उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। कौन करता है, वो उस कस्टमर को पकड़कर लेकर आता है एजेंट प्रिंसिपल के पास, और फिर प्रिंसिपल और वो कस्टमर बैठकर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं। देखो, प्रिंसिपल ने एजेंट को चीजें दी हैं बट कंट्रोल नहीं ट्रांसफर किया। सही है, प्रिंसिपल के पास ही कंट्रोल रहता है। ये बात ये ऊपर लिखी हुई थी। सही है, मैंने अभी जिक्र किया है इस बात का कि एन एंटिटी इज प्रिंसिपल इफ एंटिटी कंट्रोल्स गुड्स। सही है, और कस्टमर को देने से पहले पहले वो प्रिंसिपल के कंट्रोल में ही रहते हैं। ये बात लिखी हुई है ऊपर। तो एजेंट को जैसे ही कस्टमर मिलता है तो एजेंट उस कस्टमर को ले आता है प्रिंसिपल के पास, और ये लोग करते हैं फिर आपस में क्या, कॉन्ट्रैक्ट। तो दूसरा बुलेट क्या है, एन एंटिटी डज नॉट हैव इन्वेंट्री रिस्क। एजेंट का कोई लेना देना नहीं है। एजेंट फॉर एग्जांपल गाड़ी बेच रहा था, गाड़ी बेचते वक्त पता लगा कि इसका इंजन खराब है, तो प्रिंसिपल ठीक करेगा, एजेंट तो नहीं ठीक करेगा।
हाँ, अगर एजेंट उसको जबरदस्ती खराब कर देते उस स्टॉक को, उस इन्वेंट्री को, तो फिर वो तो और केस हो गया, वो हम पढ़ ही नहीं रहे कि कौन जिम्मेदार होगा। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको नजर आ रहा है कि इस बंदे का नुकसान नहीं है जिसके पास ये गाड़ी खड़ी हुई है, इस बंदे का नुकसान नहीं है जो घर की सेल में डीलिंग कर रहा है, वो डीलर जो है उसका कोई नुकसान नहीं है इन्वेंट्री का। अगर घर की छत में क्रैक्स हैं, जो एजेंट घर बेच रहा होता है, प्रॉपर्टी डीलर, अगर छत के लाइक के घर के छत पे क्रैक्स हैं, तो वो एजेंट का कोई कसूर नहीं है, वो फिर पेरेंट ठीक कराएगा। हाँ, अगर एजेंट ने खुद उसको खराब किया है तो दैट इज समथिंग एल्स। ओके, वो हम नहीं पढ़ रहे। तो वो कह रहे हैं कि भाई एन एंटिटी डज नॉट हैव, एंटिटी, एजेंट वो होता है, एजेंट की एंटिटी का इन्वेंट्री रिस्क नहीं है। कब? ना पहले, जब एजेंट ने सेल की है, सेल से पहले पहले भी इन्वेंट्री में अगर कोई नुकसान निकल आया है तो वो एजेंट का कोई नुकसान नहीं है, एजेंट वाली एंटिटी जो है उसका नुकसान नहीं है। और ना ही उसको डिलीवर करने के बाद कस्टमर ने बताया कि इसमें तो ये चीज़ें खराब हैं, तो ये भी एजेंट का कसूर नहीं है, वो प्रिंसिपल को बताएगा और प्रिंसिपल क्या करेगा? ठीक कर देगा। तीसरा बुलेट क्या है? द एंटिटी डज नॉट हैव डिस्क्रिशन इन एस्टेब्लिशिंग प्राइसेस। अब एजेंट जितना मर्जी ऊपर नीचे कर ले प्राइस को, वो ज्यादा इधर उधर नहीं कर सकता। प्रिंसिपल ने उसको बताया हुआ होगा कि भाई 1 करोड़ का बेचो, मैं तुम्हें 10% दूंगा। तो वो ठीक है, अगर बेईमान एजेंट भी हुआ तो वो 1 करोड़ 5 लाख का बेच देगा, तो वो ज्यादा तो इधर उधर नहीं जा सकता ना। प्राइस तो जो लिमिट रखी हुई है वो प्रिंसिपल नहीं रखी हुई है। सही है, तो उसके पास नहीं होता, वो अपना उससे बेनिफिट नहीं ले सकता। वैसे भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। हम लोग इलीगल कंपनियों के कल को अकाउंटेंट्स तो होंगे नहीं, आईएफआरएस कोई इलीगल कंपनीज या इलीगल एक्टिविटीज को तो कवर तो नहीं करेगा ना। तो बस आप वैसे ही ये सोच लो कि 1 करोड़ का उसको बोला था, तो एजेंट 1 करोड़ का ही बेचेगा। सही है, तुम लोग यूके में हो, रूल्स सख्त हैं, पाकिस्तानी एजेंट्स नहीं है ये प्रिंसिपल ने जो बोला है ये वही काम करेंगे। सही है, ये ऐसे रूल्स बने हुए हैं। तो एजेंट ने 1 करोड़ की चीज 1 करोड़ में ही बेचनी है, तो वो प्राइसेस खुद से नहीं रख सकता। सही है, तो जहाँ पे ये भी बात नजर आ रही हो, तो वो एंटिटी जो प्राइसेस खुद से नहीं रख सकती, कोई और एंटिटी के बिहाफ पे वो काम कर रही है, वो वाली एंटिटी रखेगी। तो वो जो एंटिटी जो प्राइसेस नहीं रख सकती वो एजेंट है, हमने ये निशानी है। सही है। मैं देखो तुम लोगों को एग्जांपल में एजेंट बोल रहा हूँ, वो एक बंदा होता है, बट हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल वर्सेस एजेंसी। नाम प्रिंसिपल एजेंट ये इंसानों के लिखे हुए हैं, बट इंसान किधर काम कर रहे हैं भाई? कंपनियों में ही कर रहे हैं ना। प्रिंसिपल की भी एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसके वो प्रोडक्ट्स हैं। और एजेंट भी एक कंपनी है जो बड़े पैमाने पे डीलिंग कर रहा है, सिर्फ उसकी वो स्टॉक नहीं है। बात समझ आई नहीं है? तो ये कंपनी अपने माइंड में लो, एजेंट क्या है? ये एक कंपनी है, एजेंसी है। OLX लो, Zameen.com लो अपने माइंड में, ये एजेंसी है। ये फूड पांडा भी एजेंसी है, बल्कि कह लो कि एजेंसी ही है एक तरह से, बट राइडर्स इसके अपने ही हैं, ये उनको पे आउट कर रहा है। इस तरह कह लो कि राइडर्स भी बाहर के होते हैं, ये बस इसकी सिर्फ ऐप ही होती है। सही है, तो बस ये एजेंसी है, कह लो, क्योंकि खाना तो कहीं और से आ रहा है और खाने वाला भी कोई और है। तो ये कस्टमर और KFC को मिला रहा है फूड पांडा। बात समझ आई नहीं आई है? तो वो भी एजेंसी है, तो कंपनी है फूड पांडा, अब एजेंट वो राइडर एक एजेंट है, तो फूड पांडा एक पूरी एजेंसी होगी। और एजेंसी का कमीशन होता है, ये भी एक निशानी है। और क्रेडिट का रिस्क इसकी जिम्मेदारी नहीं है। देखो, प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि तुम क्रेडिट पे भी चीज बेच सकते हो, अब एजेंट ने बेच दी, तो आगे से कस्टमर भाग गया, तो अब ये इसमें नुकसान किसका है? प्रिंसिपल का है, क्योंकि प्रिंसिपल ने बोला था। सही हो गया। तो ये बस एजेंसी थी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तुम लोग को आती है, ये इंडिकेटर जुबानी याद करने हैं। एजेंट के इंडिकेटर्स हैं, सही है, एजेंसी के इंडिकेटर्स हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, कंसाइनमेंट इन्वेंट्री। और सबसे पहले तो कोई मुझे ये बता दे कि कंसाइनमेंट इन्वेंट्री है क्या? सही है, मैं एक दफ़ा एक जगह पे इंटरव्यू देने गया था, तो उसने मेरे से सबसे पहले पूछ लिया कि ये कंसाइनमेंट इन्वेंट्री क्या होता है, तो मुझे नहीं पता था। सही है, तो तुम लोगों को शायद पता हो, बताओ क्या है कंसाइनमेंट इन्वेंट्री? अच्छा, तो मैं एक एग्जांपल दूंगा, वहां से इसकी डेफिनेशन समझ जाना। सही है, वहीं से फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना भी आसान है। एक एग्जांपल दूंगा मैं कहता हूँ हम लोग एक देखो, तुम लोगों ने कभी कोई शॉप देखी है कि किसी शॉप का नाम हो नेस्ले शॉप? नहीं, नेस्ले कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरर है। सही है,
और वो मैन्युफैक्चर करते हैं बट वो डायरेक्ट कस्टमर को नहीं देता। वो डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंच सकता, उसके ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उसके खर्चे बड़े ज़्यादा हो जाएंगे नेस्ले वालों के। तो उसने कहा कि यार मैं डायरेक्ट कस्टमर्स को ये वाला काम नहीं करता, बस मैं यूं कर लेता हूँ कि कैरेज आउटवर्ड कर दूंगा और शॉप्स तक या डीलर्स रख लेता हूँ, सही है। या लिविस अपने माइंड में ले आओ, लिविस सही हो गया। लिविस वाला मैन्युफैक्चरर है, जीन्स वगैरह बनाता है और फिर वो आउटलेट्स डीलर्स के पास भेज देता है फॉर एग्जांपल। और फिर डीलर भाईजान क्या करते हैं, एंड कंज्यूमर को वो दे देते हैं। अगर कोई बोले ना कि मैन्युफैक्चर डायरेक्ट कस्टमर को दे रहा है, तो ये वाला कंसाइनमेंट है ही नहीं ना, ये वाला केस तो कंसाइनमेंट है ही नहीं, नो कंसाइनमेंट इन्वेंट्री वाला केस है ये। अब केस ये वाला है, सही है, ये पहले वाला, कि जब मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास जाए स्टॉक और डीलर से कस्टमर के पास जाए, तो यहाँ पे कंसाइनमेंट इन्वेंट्री अराइज हो सकती है। मैंने अभी भी नहीं बताया कि कंसाइनमेंट इन्वेंट्री क्या है, सही है। तो पहले तो ये सिचुएशन अपने माइंड में ले आओ कि ऐसी सिचुएशन है नेस्ले वाली, कि पहले वो स्टॉक बिल्डअप करता है, मैन्युफैक्चर करता है, फिर वो डीलर को बेचता है और डीलर भाईजान फिर कस्टमर को देते हैं, सही है। अब यहाँ पे कंसाइनमेंट इन्वेंट्री अराइज हो सकती है, सही है, देखते हैं कि कब अराइज हो सकती है। अब आप लोग इधर हो, नेस्ले के अकाउंटेंट्स हो, सही है, आप लोग नेस्ले के अकाउंटेंट्स हो इस वक्त इसके क्वेश्चन में। जब भी ये क्वेश्चन आएगा, जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप लोग नेस्ले के अकाउंटेंट्स होगे, सही है। जब भी इस कंसाइनमेंट का क्वेश्चन आएगा, मैन्युफैक्चरर के अकाउंटेंट्स होगे आप लोग। तो मैंने इसको जैसे ही स्टॉक दिया, क्या कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है। इफ यस, देखो आप लोगों ने जिस दिन आप वो दे रहे थे ना, लाइक डीलर को स्टॉक, आपको उसी दिन ही पता लग गया कि बस ये गया, सही है। ये लाइक मेरे से, अब इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड डीलर का है। अगर ये चीज़ खराब होती है, डीलर कसूरवार है। अगर इसका ज्यादा मुनाफा होता है, कि प्राइसेस जो थी आजकल वो बढ़ गई, जैसे ही डीलर को मैंने स्टॉक दिया, मैंने कुछ और प्राइस पे दिया डीलर को, प्राइसेस बढ़ गई, आपको पता लगा कि भाई कंट्रोल ट्रांसफर हो चुके हैं, अब वो फायदा भी डीलर को होगा जो प्राइसेस बढ़ी हैं। उसने मेरे से चीजें खरीदी सस्ती, बट अब वो बेचेगा महंगी। तो जैसे ही आपको पता लगा, जैसे ही आप लोग उसको स्टॉक दे रहे थे, आपने आइडेंटिफाई करने के कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है या नहीं, आपको पता लगा कि हो गया, तो क्या होगा, सेल रिकॉर्ड कर दो। सही हो गया, सेल्स रिकॉर्ड कर दो। समझो ये दो एंटिटीज हैं, एक एंटिटी ने दूसरे को सेल कर दिया, किस्सा खत्म, बस। बात समझ आई नहीं आई है। स्टॉक को रिमूव कर दो मैन्युफैक्चरर की बुक से। सही हो गया, इजी। तो कोई कंसाइनमेंट इन्वेंट्री अराइज अभी भी नहीं हुई। अगर हमसे, हमने डीलर को जैसे ही स्टॉक दिया और हमारा कंट्रोल हमें उसी वक्त पता लग गया, कैसे पता लगा वो मैं बताता हूँ। हमें पता लगा कि कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका है, तो अभी तक ये नहीं पता लगा कि कंसाइनमेंट इन्वेंट्री है क्या। तो एक और केस, फॉर एग्जांपल मैंने मैन्युफैक्चरर ने डीलर को स्टॉक दिया और हमें पता लगा कि अभी कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ,
इफ कंट्रोल हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड, तो अब देखो जरा, सोचो सोचो, मैन्युफैक्चरर ने डीलर को जैसे स्टॉक दे दिया, वो लेके चला गया, डीलर स्टॉक लेके चला गया, हमें पता है कि कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ, हमने उसी वक्त ये आइडेंटिफाई किया कि क्या कंट्रोल ट्रांसफर हुआ है, क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड्स सारे के सारे डीलर के हैं, तो हमें पता लगा नहीं। जैसा कि मैं एग्जांपल दे दूं कि भाई हमें पता है कि अगर रिस्क हुआ तो डीलर आके हमसे पैसे मांगेगा, अगर रिवॉर्ड हुआ तो वो रिवॉर्ड भी डीलर आके हमें ही देगा, तो ये तो कंट्रोल तो नहीं ट्रांसफर हुआ। बात समझ आइए, कंट्रोल तो नहीं ट्रांसफर हुआ, हमने सिर्फ प्रेमिसेस, फिजिकल प्रेमिसेस शिफ्ट कर दी है, स्टॉक का वेयर हाउस शिफ्ट कर दिया है, हमने कंट्रोल अभी तक ट्रांसफर नहीं किया, कंट्रोल हैज नॉट बीन ट्रांसफर्ड। तो गाइस, मैंने मैन्युफैक्चरर ने डीलर को स्टॉक दे दिया और मुझे पता है कि भाई प्रेमिसेस देखो, फिजिकली स्टॉक चला गया, बट अभी तक कंट्रोल नहीं गया उसका, तो ये सेल्स नहीं हुई। स्टॉक रिमूव नहीं करना, बेशक वो फिजिकली चला गया, डीलर लेके चला गया, बट मुझे पता है कि अभी कंट्रोल नहीं ट्रांसफर हुआ, तो डू नॉट रिमूव स्टॉक। स्टॉक जो है वो डीलर के प्रेमिसेस में पड़ा हुआ है। बट कंट्रोल नहीं ट्रांसफर, मैन्युफैक्चर इज, इसको कहते हैं कंसाइनमेंट इन्वेंट्री। जब मैन्युफैक्चरर ने डीलर को स्टॉक दे दिया है, स्टॉक डीलर के प्रेमिसेस में है, बट मैन्युफैक्चरर ने अपनी जजमेंट यूज की, पता लगा कि कंट्रोल नहीं ट्रांसफर हुआ, कंट्रोल अभी भी मैन्युफैक्चरर के पास है, तो ये होता है कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, कि स्टॉक किसी और के प्रेमिसेस में है, बट रिकॉर्ड कहाँ हुआ है, रिकॉर्ड अभी भी मैन्युफैक्चरर ने ही किया हुआ है। मैन्युफैक्चरर की बुक्स में स्टॉक अभी भी रिकॉर्डेड है, क्योंकि सेल्स तो हुई नहीं है। सही हो गया, इसको कहते हैं कंसाइनमेंट इन्वेंट्री। सही हो गया, इसको कहते हैं कंसाइनमेंट इन्वेंट्री। तो मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बता दिया, सही है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लो, कि आपको लगे कि कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ, तो सेल्स नहीं लिखोगे, सेल्स नहीं रिकॉर्ड करोगे, स्टॉक नहीं रिमूव करोगे, स्टॉक हमारे पास ही लिखा रहे, तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गई। और अगर आपको लगे कि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है, तो सेल्स हो गई है, सही है, स्टॉक को रिमूव कर दो। तो स्टॉक जब हमारे पास है ही नहीं कोई, तो कोई इन्वेंट्री वगैरह कंसाइनमेंट का कोई केस ही नहीं यहाँ पे पैदा होता। सही है, तो ये थी कंसाइनमेंट इन्वेंट्री बस। एन एंटिटी डिलीवर्स अ प्रोडक्ट टू अनदर पार्टी, जैसे कि डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर, फॉर सेल टू एंड कस्टमर्स। अब हमने दे दिया, डिलीवर कर दिया, दे दिया उसको, दे दिया डीलर को, दे दिया। द एंटिटी शैल इवेलुएट, आप लोगों ने क्या करना है गाइस, वेदर दैट अदर पार्टी हैज ऑब्टेन्ड कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट, उस वक्त कंट्रोल उनको चला गया या नहीं। अ प्रोडक्ट दैट हैज बीन डिलीवर्ड मे बी हेल्ड इन कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, कह रहे हैं कि प्रोडक्ट जो हमने उसको दे दिया है वो कंसाइनमेंट इन्वेंट्री में आ सकता है, चांसेस हैं। जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास चला जाए, ये कंसाइनमेंट इन्वेंट्री में आ सकता है। ये नहीं बोला कि हमेशा कंसाइनमेंट इन्वेंट्री होती है। कब आ सकते हैं, इफ अदर पार्टी हैज नॉट ऑब्टेन्ड कंट्रोल, अगर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ,
अगर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ तो कंसाइनमेंट इन्वेंट्री है, नहीं तो नहीं है। इसका मैंने टेबल कहाँ बनाया था, ये है। अगर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ तो कंसाइनमेंट इन्वेंट्री है, नहीं तो नहीं है। बात समझ आ गई? ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, ये पहले एक दो जुमले जो मैंने अभी यहाँ से पढ़े हैं। तो जब कंसाइनमेंट इन्वेंट्री, जब कंट्रोल ही नहीं ट्रांसफर हुआ, कंसाइनमेंट इन्वेंट्री है, ये कंसाइनमेंट इन्वेंट्री की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये इसी की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिखी हुई है। सही हो गया? अच्छा, अब आप लोग कैसे अपनी जजमेंट इस्तेमाल करोगे और ये आइडेंटिफाई करोगे कि क्या कंट्रोल ट्रांसफर हुआ भी है या नहीं? अभी कैसे आइडेंटिफाई करोगे गाइस आप लोग, ये कैसे पता लगता है? देखो, एक तो अच्छा ये अभी क्या पढ़ने लगे हैं कि कैसे पता लगेगा कि कंट्रोल ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि उसी पे तो डिपेंड करता है कि अगर कंट्रोल नहीं ट्रांसफर हुआ तो कंसाइनमेंट इन्वेंट्री है ये। जब भी कंट्रोल नहीं ट्रांसफर हुआ डीलर को, बट उसके प्रेमिसेस में स्टॉक चला गया, तो ये कंसाइनमेंट इन्वेंट्री है। तो कंट्रोल के बारे में कैसे पता लगेगा गाइस? जैसा कि पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि हाँ भाई, ये वाला जो मेरा डीलर है, ये कभी भी स्टॉक वापस नहीं करता। ये मेरे से एक दफा स्टॉक ले जाए तो ये आगे बेच ही देता है। तो बस हमारे माइंड में तो यही कहेगा, कि जजमेंट आपकी यही कहेगी, ज़्यादा रिलायबल आपकी जजमेंट यही होगी कि भाई आप यही एज्यूम करो कि भाई इस दफ़ा भी ये वापस लेकर नहीं आएगा, तो कंट्रोल क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। बट अगर आपको लग रहा है कि भाई कोई स्पेसिफिक कस्टमर एक ऐसा है, पास्ट एक्सपीरियंस ये कह रहा है उस कस्टमर के साथ कि ये 50% वापस करता है, तो बस आप 50% एज्यूम करो कि कंट्रोल ट्रांसफ़र हुआ है, 50% नहीं हुआ। तो 50% सेल्स लिख लो, 50% नहीं लिखो। तो 50% कंसाइनमेंट इन्वेंट्री नहीं है, 50% कंसाइनमेंट इन्वेंट्री है। अब मैं कहता हूँ कि कस्टमर ही न्यू है, उसके साथ पास्ट एक्सपीरियंस है ही नहीं, न्यू कस्टमर है एक, न्यू डीलर। ये कस्टमर असल में मुराद मैन्युफैक्चरर डीलर को दे रहा है, ये डीलर है। तो इसका तो पास्ट एक्सपीरियंस हमारे साथ कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। तो अब जजमेंट कैसे यूज करोगे? तो ये देखो कि क्या ये डीलर कितने शौक से हमारा ये प्रोडक्ट खरीद रहा है, क्या ये हमें एडवांस में कितने पैसे दे रहा है, या ये हमें स्टार्ट में जब हम इसको कह रहे थे कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट्स बेचो, हमारे साथ डीलरशिप करो, हमारे डीलर बन जाओ, तो ये कोई थोड़ा सा लाइक के ऐसे तो नहीं बिहेव कर रहा था कि ये शायद हमें लगे कि भाई ये ना इसको सेल आउट कर सके। तो अगर हमने इसको कुछ स्टॉक दे दिया तो हमारे माइंड में तो शक रह जाएगा कि यार ये शायद ये सेल आउट ना कर सके, ये हमारे पास वापस ले आए। तो कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ, या डीलर खुद हमें रिक्वेस्ट कर दे कि भाई ये तो मैं तो इस तरह की चीज़, मेरे पास तो ऐसे ग्राहक ही नहीं आते, अगर ये मैं ना बेच सका तो फिर तो इसका रिस्क जो है, मैं आपको आपके पास आऊँगा। या डीलर हमें बोले कि भाई अगर इसकी कीमतें गिर गई, आपसे लेने के बाद अगर इसकी कीमतें गिर गई तो मैं तो आपको ही चार्ज करूँगा। तो ये तो फिर कंट्रोल तो नहीं ट्रांसफ़र हुआ। सही है? तो आप ये देखो कि ये हमें पेमेंट करना चाह रहा है, नहीं करना चाह रहा। अगर तो ये हमें सारी की सारी एडवांस पेमेंट दे रहा है, तो ये हमें इंडिकेशन नज़र आ रही है कि भाई ये इसको सेल आउट कर देगा आगे।
तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि भाई कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। अगर हो गया तो कंसाइनमेंट इन्वेंट्री नहीं है। अगर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ तो फिर कंसाइनमेंट इन्वेंट्री है। तो कंसाइनमेंट इन्वेंट्री इतना ही है। ये थोड़ा सा इसके भी इंडिकेटर है, जिस तरह एजेंसी के इंडिकेटर हैं, इसके भी इंडिकेटर्स हैं। कब पता लगता है कंसाइनमेंट इन्वेंट्री का? जब सेल्स नहीं हुई हुई होती, कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ हुआ होता उसका, उस वक्त होती है कंसाइनमेंट इन्वेंट्री। सही है, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ बट स्टॉक किसी और के प्रेमिसेस में है। तो प्रोडक्ट इज कंट्रोल्ड बाय एंटिटी अंटिल स्पेसिफाइड इवेंट अकर्स। तो देखो कंट्रोल नहीं ट्रांसफर हुआ हुआ ना, तो कंट्रोल हमारे पास ही है। कब तक हमारे पास है? कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ हुआ, डीलर के पास स्टॉक चला गया, कंट्रोल हमारे पास है। कब तक? जब तक कोई इवेंट होगा, जैसा कि वो आगे उसको सेल आउट कर दे, जैसा कि उसने हमें जो टर्म्स बोले थे कि भाई 15 दिनों के अंदर अंदर मैं शायद ये वापस कर दूं, तो वो नहीं आया, 15 दिन गुजर गए, नहीं आया। तो वो इवेंट ऐसा हुआ है कि हमें पता लग गया कि बस अब वो नहीं आएगा, तो कंट्रोल ट्रांसफर हो गया है। तो उस वक्त तक कंट्रोल किसके पास था? हमारे पास। वो 15 दिन जो उसने एक्सपायरी टर्म्स बोली थी, वो एक्सपायरी टर्म्स तक 15 दिन तक कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ। अब 15 दिन के बाद जब नहीं वो आया, वो स्पेसिफाइड इवेंट अकर हो गया, तो उस वक्त तक वो कंट्रोल हमारे पास था, उसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिर क्या है? इंटिटी इज एबल टू रिक्वायर रिटर्न जब मैन्युफैक्चरर या बोले कि भाई तुम उसको किसी और पार्टी को जाकर दे दो, उसको हम ही तो कंट्रोल कर रहे हैं। गाइस, जब मैं अपने डीलर को बोल रहा हूँ कि जब मैं बोलूंगा ये तुम वापस ले आना, इसमें डीलर के पास तो मैंने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा हुआ। तो इसका मतलब है कंट्रोल मैंने डीलर को नहीं दिया हुआ, कंट्रोल अभी ट्रांसफर नहीं हुआ हुआ। सही है, ये इंडिकेशन नजर आ रहे हैं ना। या मैंने डीलर के साथ ये शर्त रखी हुई है कि जब मैं बोलूंगा तुम उसको थर्ड पार्टी को जाकर दे दोगे। इसका मतलब है मैंने अब भी कंट्रोल ट्रांसफर कंट्रोल कर रहा हूँ। सही है। तो द डीलर डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल ऑब्लिगेशन टू पे। मैंने उसको चीजें दे दी हैं, बट वो मुझे पैसे, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो मुझे पैसे दे। ऑब्लिगेशन आएगी कुछ अरसे बाद। तो इसका मतलब है कि कंट्रोल नहीं ट्रांसफर हुआ, तभी तो वो मुझे पैसे नहीं दे रहा। बात समझ ही नहीं आई है। देखो, एक तो ये होते हैं ना कि उसने हमसे उधार मांग ली है, नहीं, उसने कहा है कि भाई तुम मुझे चीजें दो, जब बिकेंगी तब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो अभी तो बिकी नहीं है, तो क्या उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आई है? तो जब डीलर के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं आई हुई, तो इसका मतलब है कि कंट्रोल अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। जब वो आगे बेच देगा तो ऑब्लिगेशन भी आ जाएगी, और अब कंट्रोल भी ट्रांसफर हो गया मैन्युफैक्चरर की तरफ से डीलर की तरफ। सही है। तो ये तीनों इंडिकेटर जुबानी याद करने हैं, जिसको जुबानी याद होंगे वही क्वेश्चन कर सकते हैं इसके। आखिरी केस आज का रह गया बिल एंड होल्ड।